नमस्कार, क्या आप जानते हैं मैं आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला। श्रद्धा वॉकर हत्याकांड ने पूरे देश में सनसनी फैला रखी। उसके कातिल आफ्ताब, जिसने अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े कर दिए, वो पुलिस से झूठ बोल रहा है, पुलिस को बरगला रहा है। इसलिए अब दिल्ली पुलिस आफ्ताब पर नार्को टेस्ट करेगी, यानी झूठ पकड़ने वाला टेस्ट। नार्को टेस्ट की अनुमति कोर्ट से दिल्ली पुलिस को आज मिल गई है। साथ में 5 दिन की हिरासत भी दिल्ली पुलिस के पास रहेगी आफ्ताब की। लेकिन आपको बताते हैं कि आज कोर्ट रूम में क्या हुआ। आज कोर्ट रूम में पेश करना था आफ्ताब को, उससे पहले हालात बिगड़ गए। 3 बजे पेशी थी, वकील इकट्ठे हो गए कोर्ट रूम के बाहर। वो उग्र हो गए, नारेबाजी करने लग गए, मांग करने लगे कि आफ्ताब को फांसी दी जाए। यहां तक कि कुछ वकील इतने ज्यादा आक्रोश में थे कि वो ये कह रहे थे कि जब आफ्ताब कोर्ट आएगा पेश होने के लिए तो उसकी पिटाई कर देंगे। जिसके चलते पुलिस ने जज साहब से आग्रह किया कि यहां पर अगर आफ्ताब को लाए तो कोई अनहोनी हो सकती है, इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफ्ताब की पेशी कराई जाए। उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोर्ट ने 5 दिन की कस्टडी दे दी पुलिस को आफ्ताब की, और इसके अलावा नार्को टेस्ट की इजाजत भी दे दी। हमने बात की करनैल सिंह से, जो वरिष्ठ वकील भी हैं और साकेत बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। वो बता रहे हैं कि आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, आइए सुनते हैं। आज का दिन श्रद्धा वॉकर हत्याकांड में काफी महत्वपूर्ण रहा है। कोर्ट में पेशी हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्यों पेश किया आफ्ताब को? कोर्ट ने इजाजत दे दी है नार्को टेस्ट कराने की, यानी जो झूठ पकड़ने वाला टेस्ट है वो भी किया जाएगा। पहले समझते हैं कि क्या कुछ हुआ कोर्ट में, और उसके बाद कोर्ट में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करना पड़ा आफ्ताब को। हमारे साथ हैं करनैल सिंह, जो कि साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं और बहुत वरिष्ठ वकील हैं। सर, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो पहले हमारे दर्शकों को बताइए। आज कोर्ट में श्रद्धा के मर्डरर को पेश करना था कोर्ट में। तो यहाँ पे कुछ लॉयर्स, कुछ लोग जिनको जो बहुत ही इमोशनली टच हुए थे इस हत्याकांड को लेके, सो इस वजह से यहाँ बहुत इकट्ठे हो गए और पुलिस को ये एप्रीहेंशन हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अप्रिय घटना हो जाए। तो इसलिए पुलिस ने ये ज़रूरी समझा कि इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आजकल आई है कि उसके थ्रू आप पेश कर सकते हैं किसी भी एक्यूज़ को कोर्ट के जज के सामने। तो इसलिए कोर्ट ने उसको परमिशन दी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप इसको पेश कर दें, जिससे कि कोई अप्रिय घटना होने से बचे। तो कोर्ट में जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया तो पुलिस ने क्या कहा कि उन्हें क्यों चाहिए इसकी कस्टडी? क्योंकि पुलिस को उसके घटनाक्रम में कहाँ वो गए थे, इस सब तरह के सबूत जुटाने हैं। उस सबूत को जुटाने के लिए पुलिस कस्टडी चाहिए थी उसकी। तो पुलिस ने कस्टडी मांगी उसकी। तो कोर्ट ने सिर्फ 5 दिन की कस्टडी दी कि वो बॉम्बे जाएंगे, उत्तराखंड, हिमाचल जाएंगे, तो जहाँ भी इसके ये गए थे इस दौरान में, तो वहाँ से सबूत जुटाने के लिए कि इसमें किस तरह से उसने व्यूह रचना रची इसका मर्डर करने के लिए, उस बात के तथ्यों को उजागर करने के लिए, सबूत जुटाने के लिए कोर्ट ने पुलिस कस्टडी मांगी थी। कर्नल साहब, ये बताइए कि नार्को टेस्ट की भी एप्लीकेशन मूव की। नार्को टेस्ट क्यों कराना चाहती है पुलिस आफ्ताब की? क्या आफ्ताब सही जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि बहुत शातिर अपराधी है, इसने 6 महीने पहले हत्या की, कैसे सबूत मिटाने हैं, उसे पता था कि पुलिस एक दिन उस तक पहुंचेगी, तो सबूत कैसे मिटाने हैं, पुलिस को कैसे बरगलाना है। तो क्या आफ्ताब सहयोग नहीं कर रहा पुलिस की जांच में? क्या आपको क्या लग रहा है? जैसा कि आपने कहा कि आफ्ताब जो है वो बहुत ही शातिर अपराधी है और उसने बहुत ही प्री प्लान्ड सुनी जो तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। तो इसलिए पुलिस ये चाहती है कि किसी भी तरह की कन्फ्यूजन से बचने के लिए सबूत जुटाने में कल को ऐसा ना हो कि इसका ये छूट जाए। तो पुलिस कोई चांस नहीं लेना चाहती, इसलिए उसने कोर्ट से ये भी रिक्वेस्ट की है कि उसका नार्को टेस्ट हो, जिस टेस्ट के आधार पे वो आगे और सबूत जुटा पाए। सर, क्या नार्को टेस्ट की जो रिपोर्ट होगी वो कोर्ट में स्वीकृत होती है? क्या कोर्ट उसको स्वीकार करता है कि उसे सबूत माना जाता है? कोर्ट में नार्को टेस्ट उतना सबूत नहीं है,
लेकिन एक उसकी एविडेंस चांस वैल्यू है और उसके बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन एक्यूज से मिलेगी उसके आधार पे जो पुलिस सबूत जुटाएगी वो वैल्यूएबल है पुलिस के लिए। बहुत वैल्यूएबल है पुलिस के लिए। अब सर बात करते हैं कि कोर्ट में हम लोग मौजूद थे, कोर्ट में इसको पेश करने से पहले वकील, अब आप कह रहे हैं वकील के भेष में आए थे लोग या वकील थे, वो कह रहे थे इसको आफ्ताब को पीटेंगे। जैसे ही वो आया नारे लगने लग गए, कुछ धार्मिक आधार पर भी टिप्पणियां की गई। क्या ये नाजायज़ नहीं है कि ये कहीं ना कहीं जुडिशियल प्रोसेस में बाधा नहीं है? क्योंकि आज अगर वकील उग्र ना होते तो उसको पेश किया जाता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने की ज़रूरत ना पड़ती। ये इतना जघन्य अपराध था कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में इसको लोगों ने लिया, माना, और इस वजह से लोग इमोशनली इतने चार्ज थे कि उसके प्रति उनके जो गुस्सा नफरत लोगों में थी आफ्ताब के प्रति। मैं नहीं समझता कि किसी रिलीजन के या धर्म के आधार पे इस तरह की कोई टिप्पणी हुई थी, बट लोगों में गुस्सा जरूर था कि ये जो जघन्य अपराध किया है उसके लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। अब 5 दिन की हिरासत आफ्ताब की है पुलिस के पास, तो इन 5 दिनों में पुलिस क्या करने वाली है? पुलिस को सबसे पहले कराना है इसका नार्को टेस्ट, उसमें वक्त लगेगा, उसकी तैयारी पुलिस इन 5 दिनों में करेगी। नार्को टेस्ट के जरिए जो झूठ बोल रहा है उसको पुलिस सच जानकर तफ्तीश आगे बढ़ाएगी। इसके अलावा शव के कई टुकड़े हैं जो पुलिस अब तक बरामद नहीं कर पाई है, जैसे श्रद्धा का सर अब तक बरामद नहीं हुआ है। पुलिस कोशिश कर रही है कि आफ्ताब की निशानदेही पर श्रद्धा का सर और बाकी जो अंग हैं उनको भी बरामद किया जाए। इसके अलावा हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद करना है। वो चाकू जिससे आफ्ताब ने 35 टुकड़े किए वो अब तक बरामद नहीं हुआ है, पुलिस को वो भी बरामद करना है। इसके अलावा श्रद्धा का मोबाइल और हत्या के समय उसके कपड़े भी तलाशे जा रहे हैं। पुलिस आफ्ताब को हिमाचल ले जाएगी जहां पर श्रद्धा और आफ्ताब गए थे। इसके अलावा उत्तराखंड ले जाएगी, साथ ही बंबई ले जाकर पूछताछ करेगी, क्योंकि बंबई कई बार हत्या करने के बाद ये आफ्ताब गया था। इसके अलावा श्रद्धा के डीएनए से पिता के डीएनए का मिलान होगा। जो अंग मिले हैं, जो टुकड़े मिले हैं, उनसे मिलान किया जाएगा कि वो टुकड़े श्रद्धा के हैं या नहीं। वो तभी होगा जब श्रद्धा के पिता के डीएनए से वो मैच हो जाए। इसके अलावा श्रद्धा के दोस्तों का बयान भी दर्ज किया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि ये नार्को टेस्ट कैसे किया जाता है और क्या कोर्ट में इसको मान्यता दी जाती है, क्या कोर्ट में ये सबूत के तौर पर मान्य है। आइए सुनते हैं वरिष्ठ वकील माजिद मेनन। किसी भी फौजदारी मामले में तफ्तीश के दौरान तफ्तीशी अफसरान को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को कुछ कायदे से इख्तियारात दिए गए हैं कि वो इंटरोगेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, कितनी सख्ती बरत सकते हैं। क्योंकि अक्सर हमारी उच्चतम न्यायालय ने इंटरोगेशन के दौरान टॉर्चर करना या आरोपी के साथ ज़्यादती करने को मानव अधिकारों के उल्लंघन ठहराया है। इस तरह के गंभीर केसेस जैसे कि श्रद्धा मर्डर केस है, जाहिर है सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए तफ्तीशी अमलों को बहुत तरीके से जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है। नारकोटिक सेल अगर वो आफ्ताब पे करना चाहें तो वहाँ आफ्ताब इनकार करे तो वो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें इजाज़त अदालत से लेनी होगी। अदालत से अनुमति पाने के बाद वो उसे नारकोटिक सेल के ज़रिए, नारकोटिक टेस्ट के ज़रिए आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि तफ्तीश का मकसद सच्चाई की तह तक पहुँचना, सत्य शोधक मिशन। और इस तरह का केस जो श्रद्धा का मामला हमारे सामने आया है, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आएगा और मुझे विश्वास है कि इसमें तफ्तीशी अमला पूरी सच्चाई को सामने लाने में सफल होगा। अब हम आपको बताते हैं तारीख दर तारीख कैसे आफ्ताब ने इस हत्या को अंजाम दिया और उसके बाद कैसे उसने सबूत मिटाए और उसकी गिरफ्तारी कैसे हुई और कैसे सुलझी इसकी गुत्थी। सबसे पहले बताते हैं कि श्रद्धा और आफ्ताब मुंबई से दिल्ली कब आए। श्रद्धा और आफ्ताब 8-9 मई को दिल्ली आए मुंबई से। इसके अलावा फिर 15 मई को छतरपुर पहाड़ी में एक फ्लैट किराए पर लिया एक दोस्त की मदद से।
18 मई आफताब और श्रद्धा की शाम को लड़ाई हुई। 18 मई को ही श्रद्धा ने आफताब के फ़ोन पर एक लड़की के मैसेज देखा था, जिसके बाद उन दोनों में कहासुनी हुई। ये भी आफताब ने बताया है कि पैसे के खर्च को लेकर के भी उन दोनों की लड़ाई होती रहती थी और बहुत बार गंभीर लड़ाइयाँ भी हुई हैं। 18 मई को ही आफताब ने लड़ाई के दौरान श्रद्धा का गला घोंट दिया। 19 मई को आफताब ने पास की एक दुकान से फ्रिज खरीदा। 20 मई को आफताब बर्तन की दुकान से एक बड़ा चाकू खरीद कर लाया। 21 मई को आफताब ने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए। 21 मई को ही शव के टुकड़े पॉलीथीन में पैक करके उसने फ्रिज में रख दिया। ये पॉलीथीन छोटे छोटे बैग्स थे जिसको वो अगले 2 से 3 महीने तक वो जंगल में जाकर फेंकता रहा, ताकि किसी को ये शक ना हो जाए कि कोई बड़ा बुरा लेके जा रहा है। वो अपने बैग में डाल करके वो टुकड़े ले जाता था और रात के 1 से 2 के बीच जाकर के जंगल में या कहीं और डाल देता था, अलग अलग जगह, ताकि पुलिस उसको आसानी से बरामद ना कर पाए। 26 मई को आफताब ने श्रद्धा के अकाउंट से 54,000 रुपए निकाले। 30 मई को आफताब एक कॉल सेंटर में काम करने लगा। 9 जून तक आफताब ने श्रद्धा के दोस्तों से चैट की, श्रद्धा बन के श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से, ताकि उसके दोस्तों को शक ना हो जाए, दोस्तों को ये भी लगता रहे कि श्रद्धा बात कर रही है उनसे, वो ठीक है। इसके अलावा 9 जून को उसने आखिरी बार श्रद्धा के कुछ बिल्स थे जो ऑनलाइन पे किए, जिससे ये सिद्ध होता जाए कि 9 मई तक श्रद्धा जिंदा थी। इसके बाद अगस्त महीने में आफताब ने श्रद्धा का जो सिर है वो ठिकाने लगाया। अगस्त तक वो सिर उसके फ्रिज में ही मौजूद था। इसके अलावा 6 अक्टूबर को श्रद्धा के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जब श्रद्धा के दोस्तों ने श्रद्धा के पिता को बोला कि श्रद्धा फ़ोन नहीं उठा रही है, तो श्रद्धा के पिता को शक हुआ। इसके बाद 11 नवंबर को मुंबई पुलिस के बाद दिल्ली पुलिस ने आफताब से पूछताछ की। 12 नवंबर को आफताब गिरफ्तार हुआ और इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा हुआ। क्या आप जानते हैं, हमें वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक पिता की गुहार। कल हमने श्रद्धा के पिता से बात की थी। हमसे बातचीत के दौरान श्रद्धा के पिता भावुक हो गए और उन्होंने बताया कि जब उन्हें खबर मिली कि श्रद्धा की हत्या कर दी आफताब ने, तो वो बेहोश हो गए। वो न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। श्रद्धा के पिता की मांग है कि आफताब को फांसी की सजा दी जाए। आइए सुनते हैं श्रद्धा के पिता की एनडीटीवी से ये बातचीत। श्रद्धा अब नहीं है सर, उसको आप कैसे याद करते हैं? तो मुझे तो अभी ऐसे हो रहा है कि मतलब क्या, अगर कुछ पहले पता होता तो शायद मैं कुछ कर पाता, बचाने की कोशिश करता था। अब तो वो हो चुकी है, उसके लिए तो अभी ये लड़के ने जो कुछ किया है उसकी सजा तो पूरी मिलनी चाहिए। बस क्या सजा मिलनी चाहिए सर इसको? उसको फांसी के अलावा कोई सजा नहीं है इसके लिए। पुलिस ने जब उसको अरेस्ट किया उसके बाद क्या वो आपके सामने आया? उस पुलिस ने आपके सामने लाया उसे? जी, वो उसने कन्फेस किया ना मेरे सामने भी। आपके सामने कन्फेस किया? मेरे सामने भी कन्फेस किया उसने 11 तारीख को। क्या कहा सर उसने? उसने कहा कि पुलिस ने पूछा कि क्या इनको जानते हैं, तब उसने जवाब दिया कि हाँ ये श्रद्धा के डैडी है। तो फिर दिल्ली पुलिस ने पूछा कि बता दो अभी क्या किया है आपने। तब वो तुरंत ऐसे ही बोलने लगा कि ये श्रद्धा इज नो मोर। मैं तो वहाँ पे ही कोलैप्स हो गया, मैं सुन ही नहीं पाया ये सब आगे की बात। अब जब ये सब चीजें सामने आ रही हैं, मतलब ये आपके सामने मेरे लिए दोहराना भी बहुत मुश्किल है, जिस तरह की डिटेल्स अब सामने आ रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो वहाँ पे खड़ा भी नहीं हो पाया जहाँ शॉर्ट पे जब उसने सब ये किया था। मैं मतलब सुन के हैरान हो गया
मुझे सुनने में भी तकलीफ हो रही थी। जब आपको उस घर में लेके गए या आपको वो स्पॉट दिखाया जहां पर बॉडी को उसने छोड़ा था, बहुत मुश्किल होगा वो आपके लिए, जी आप देख पाए? दिल्ली पुलिस बार बार मुझे वही कोशिश करते थे कि देखिए हम लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे, आप हमारे साथ उसके फ्लैट में जाएंगे, जहाँ उसने जो किया है वहाँ पे जाएंगे, सब जगह पे आपको देखना पड़ेगा। तो मुझे लेकिन वो देख नहीं पाया मैं सब कुछ, ये उसके घर में या फिर वो जंगल में कुछ भी देख नहीं पाया बराबर से। क्या आप जानते हैं मैं आज बस इतना ही। दिल्ली से मुझे और पूजा आर्या को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।